हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम एक बहुत ही अहम एग्जाम है। न्यायिक प्रारंभिक सेवा या न्यायिक परीक्षा एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हर साल जगह जगह खोलते हैं तो तैयारी कैसे करें। लेकिन आज मेरे साथ बैठी हैं रत्नप्रिया श्रीवास्तव एमपी से, और इन्होंने हाल ही में एमपी जुडिशरी 2021 का एग्जाम क्लियर किया है और उसमें बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छी फीलिंग है, काफ़ी रिलैक्सड हूँ मैं, एंड मोर ओवर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, सिर्फ अपने ही ड्रीम के लिए नहीं। जर्नी पूरी फैमिली की होती है तो सबकी एक तरह से ड्रीम फुलफिल हुआ, सबका टारगेट अचीव हुआ है, तो एक काफ़ी फुलफिलिंग अचीवमेंट है। तो आपने इस एग्जाम के बारे में सोचा कब कि मुझे ये एग्जाम देना है? व्हेन डिड यू थिंक एक्चुअली? And at the very early age of 13 years, I had the opportunity of meeting Honorable Justice Dilip Sinha. वो मेरे थोड़े दूर के फैमिली मेम्बर हैं, and I was so impressed with his persona. So on the very same day, I said to my mother that I want to be like him. That was the very initial moment. And then my mother molded me towards judicial service, and she guided me how to proceed towards it. And also, ma'am, when I was in my third year, I came across a post in which एक कलेक्टर थे बिहार के किसी गांव में, एंड उन्होंने वहाँ पे एक लेडी थी जिन पे विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ, वहाँ पे गए, उन्होंने उनके घर पे खाना खाया जस्ट टू रिमूव दैट टैबू अराउंड हर। मैंने रियलाइज़ कि पब्लिक सर्विस की क्या अहमियत होती है। सो वो 13 ईयर्स में जो खुद से प्रॉमिस किया था एंड दिस इंसिडेंट इट कंबाइंड, सो अल्टीमेटली आई थिंक थर्ड ईयर में जाके मेरा एकदम टारगेट क्लियर हो ही गया था कि इट हैज़ टू बी जुडिशियल सर्विसेज। मतलब कहीं ना कहीं 13 साल की उम्र से ये सपना आपके अंदर पनप रहा था, करेक्ट, जिसको आपने बाद में फिर चलकर सोचा कि मुझे अब ये एग्ज़ाम देना ही चाहिए। फिर जैसा आपने बताया ये इंसिडेंट्स हुए आपकी ज़िंदगी में, और उसके बाद में आपने सोचा कि मुझे आपको कभी भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई है? जैसे कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर तैयारी करना एक आम बात है, लाइक दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस है। बट अगर मैं कुछ सिटीज़ की बात करूँ तो इतने अवेयरनेस नहीं होती है, गर्ल्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसी तकलीफ झेली होगी? क्योंकि 99% तो झेलते ही हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसी तकलीफ रही? मैम मेरा ग्रेजुएशन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हुआ है। मैंने कोशिश की थी कि मैं 4th ईयर या 5th ईयर में ही अपनी एक कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, बट सिंस पटना था वहाँ पे उतनी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी। अगेन व्हेन आई केम बैक टू भोपाल आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम NLS बैंगलोर। तो उस समय तो काफ़ी टाइट शेड्यूल था, तो वहाँ पे कोचिंग का सवाल नहीं उठता है। भोपाल में भी सेम मैम इश्यूज़ थे कि उतनी ज़्यादा कोचिंग्स नहीं थी, एंड बिफोर कोविड ऑनलाइन कोचिंग का भी अपना कल्चर नहीं था, तो डेफिनेटली ये इशू था। बट वहाँ भी मुझे भोपाल में भी अच्छी गाइडेंस मिल गई थी, थैंकफुली, एंड आई थैंक माई स्टार्स कि मुझे अच्छी गाइडेंस मिल गई। बट हाँ, ये इशू ज़रूर रहता है, स्पेशली Tier 2 सिटीज़ लाइक भोपाल, पटना, लखनऊ, इसमें ये इशूज़ तो रहते हैं। आई वुड एग्री। तो क्या बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, जैसे कि हमेशा गर्ल्स को, फीमेल्स को प्रेफर किया जाता है कि वो कुछ ऐसा फोर्स करे या कुछ ऐसी मतलब ऐसी स्ट्रीम या लाइन में जाए जहाँ से जॉब करना बहुत ही ईजी हो, क्योंकि जुडिशरी को बहुत ईजी अफेयर या ईजी टास्क नहीं माना जाता। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग आफ्टर ऑल, कि आपको एक बड़े पोस्ट पर, बड़े जगह, ऐसी जगह जाना है जहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, एंड इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमेशा आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, आपके रिलेटिव ने सपोर्ट किया, या फिर ऐसा भी हुआ कि दैट दे ट्राइड टू पुल यू बैक? मैम आई जेन्युइनली थैंक माई स्टार्स कि मैं अपनी फैमिली में पैदा हुई, जहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे भाई को दी गई उतनी बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दी गई हैं। जितना प्रमोशन उसे किया गया कि वो अपने करियर में आगे बढ़े, उतना ही मुझे किया गया हो। इवन मैं तो कह सकती हूँ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा ही करते थे मेरे पेरेंट्स, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। एंड जैसे मैंने शुरू में बोला था कि ड्रीम सिर्फ मेरा नहीं था, टारगेट सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे पूरे परिवार का टारगेट था ये। माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर एंड द इंटायर नाना नानी, सबका ड्रीम था ये। तो जेन्युइनली मैं खुद को बहुत प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मुझे फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा है। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली रही है।
बहुत अच्छी बात है कि अगर परिवार साथ हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल यार। क्या आप ये बता सकेंगी कि जैसे आजकल हम सुनते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्शन में एक बहुत बड़ा टर्म बन चुका है कि डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। Yes. तो क्या आपके साथ भी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते थे, और अगर होते थे तो वो किन प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस होते थे? मैम सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गया, वो अब जितना हेल्पफुल है, क्योंकि मेरी मोस्टली पढ़ाई बी ए जनरल स्टडीज़ या फिर लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स मैंने यूट्यूब से बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बट वो डिस्ट्रैक्शन भी उतनी इक्वली, उसका नेगेटिव साइड डिस्ट्रैक्शन भी है। जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं, लगता है कि 30 सेकेंड्स के हैं, लेकिन करते करते घंटे 2 घंटे बीत जाते थे। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे रील्स होते, तो मैंने ये रियलाइज़ थैंकफुली थोड़ा जल्दी कर लिया था कि मेरा टाइम यहाँ पे 2-3 घंटे एक बार में चले जा रहे हैं विदाउट मी रियलाइजिंग कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तो उस दिन मैंने एक तरह से प्रतिज्ञा बोल सकते हैं, वाव बोल सकते हैं, लिया कि जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं होता है, आई वोंट बी वॉचिंग एनी ऑफ द यूट्यूब शॉर्ट्स, एनी ऑफ द इंस्टाग्राम रील्स। तो ये मैंने लाइक कि आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को भी कोई फील हो रहा है, क्योंकि मैम फील हो जाता है कि आप कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अगर कभी भी फील होता है कि ये एलिमेंट आपके लाइफ का आपको आपके पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सो वन शुड जस्ट मेक अ प्रॉमिस, मेक अ वाउ टू वन सेल्फ कि जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे, ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ही रहना होगा, चाहे वो कितना भी फुलफिलिंग लगे। आपको कितना समय लगा इस तैयारी को करने में और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? क्या ये मतलब जो आपने अटेम्प्ट्स दिए कि ये आपका एक स्टार्टिंग फेज था या फिर इसमें कुछ समय लगा? मैम मेरे अटेम्प्ट्स तो 2 ही रहे हैं, लेकिन टाइम ज़रूर लग गया था। मैंने 2019 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, जस्ट आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड सिंस 2019 में शुरू किया एंड मार्च 2020 में ही कोविड आ गया, उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं हो रहे थे कि मैं अपेयर हूँ। तो ये ज़रूर हुआ था कि कहने को 2 अटेम्प्ट्स हैं, बट मेरे ऑलमोस्ट 3.5 से 4 साल इसमें गए हैं। क्या ऐसा भी होता है कि किसी वजह से, किसी प्रेशर के कारण, या आपको कभी डिप्रेशन फील हुआ हो कि जैसे हमारा पीयर प्रेशर होता है, रिलेटिव्स प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर के कारण कभी हमने ऐसा फील किया हो दैट आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, या व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी ओनली, क्या मैं ही हूँ? क्योंकि उस समय इंसान सोचता है कि शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन जो भी कोई इंटरव्यू ये देख रहा है वो ये जानता है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सभी को, दर्शकों को जो देख रहे हैं, कि आप 2 शब्दों में उन्हें कैसे बताएंगे कि अगर इस तरीके का डिप्रेशन हो तो उससे कैसे कोप अप किया जाए, कैसे निकला जाए उससे बाहर? बिल्कुल मैम वो जो आपने बोली है कि लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, कि मैं ही अकेली हूँ, सिर्फ मैं ही चीज़ फील कर रही हूँ, बिल्कुल ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैम कोई भी कितना भी समझा ले, कोई थर्ड पर्सन आके, कोई सेकंड पर्सन आके कितना भी समझा ले कि नहीं कुछ नहीं होता, सबके साथ होता है, नहीं समझ में आता है जब तक आप खुद से बात ना करें, खुद को मोटिवेट ना करें। तो मैं भी काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, जैसे मैंने बोला 3.5 साल मुझे लग गए। छोटा समय नहीं होता है, उसमें आप देख रहे हैं कि बाकी लोग कोई पब्लिक सेक्टर में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे ज़रूर फीलिंग आती है कि आप कहीं पीछे लैग कर जा रहे हो, बट यही है कि अपने टारगेट को ध्यान रखना है हमेशा कि ओके एक चीज़ के लिए आपने बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, एंड वो एम से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। और इसमें बस सेल्फ मोटिवेशन ही काम आता है, एंड मोर ओवर ये समझना कि हम ह्यूमन ही हैं, एंड ये इमोशंस आना बहुत लाजमी है। बिल्कुल। ये और मैम रही बात एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि जितना प्रेशर हम पे बाकी लोग नहीं डालते, हो सकता है वो डालते भी ना हो, जैसे मेरे परिवार ने थैंकफुली मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला, लेकिन मैंने खुद पे बहुत प्रेशर ले लिया था कि करना ही है, क्या बाकी लोग क्या सोचेंगे। तो वो चीज़ जब मैंने अपने दिमाग से निकाल दी और जब मैंने थोड़े फ्री माइंड से एग्जामिनेशन दिया, तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी मिले एज़ कम्पेयर टू जब मैं प्रेशर में आके एग्जाम्स दे रही थी तब। जैसा कि आपने सुना कि सेल्फ मोटिवेशन कितना ज़रूरी है, कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आके ही आपको प्रेरित करे या आपको मोटिवेट करे, आपको खुद से मोटिवेट रहना है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपकी है, जैसा कि रत्नप्रिया ने कहा है। तो रत्नप्रिया मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस को हमें खुद कोप अप करना होता है, या हमें इन सारी चीज़ों से जूझना या लड़ना खुद पड़ता है, क्योंकि इस लड़ाई में कोई आपके साथ नहीं है, आप खुद ही इसके वॉरियर हैं और आपको खुद ही ये लड़ाई जीतनी है। अब ऐसी स्थिति में अगर इंसान जज नहीं बनता, या मान लीजिए आप ही नहीं बन पाती, तो आपके समक्ष ये एक स्थिति अगर आ जाती, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रही हूँ कि आप जज नहीं बन पाते, तो आप क्या करते? मैम
एक रीज़न कि मुझे जज बनना था, ये शायद सुनने में थोड़ा फेक लगे, लेकिन ये रियलिटी है कि मुझे जेन्युइनली लोगों की हेल्प करनी थी। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे शब्दों से या मेरे एक्शन से अगर किसी की हेल्प हो सके, किसी का अगर दिन अच्छा हो सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जैसे अभी एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा भी रही हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट से पढ़ाती तो हुई, बट उनकी काउंसलिंग ज़्यादा करती हूँ। आपको बताना चाहूँगी कि क्या कभी ऐसा कोई रियल वाक्य हुआ कि क्या, जैसे क्योंकि हम एक जिंदगी जीने लगते हैं, उसी तरह जैसा हम सोचते हैं कि हमें ये बनना, हम वैसी जिंदगी जीने लगते हैं, तो क्या कभी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपने कुछ ऐसी मदद की हो, या आपने आपकी किसी एक्शन से किसी की लाइफ में कुछ चेंज आया हो? हाँ मैम, तो जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प थी, उनकी बेटी पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, और आई वॉज प्रिविलेज्ड कि मैंने लॉ की पढ़ाई की थी, तो मैं उनको ईज़िली बहुत ही अच्छे से सेक्शंस एक्सप्लेन कर सकती थी उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि लॉ की पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एंड यहाँ पे मेरे पास अभी अथॉरिटी बोले या नॉलेज बोले थी कि मैं उनको प्रोविजंस बता सकती थी लॉ की, लेकिन अगर मैंने ये बात तब रियलाइज़ की कि अगर मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाती हूँ तो इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे सामने आएंगे, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास ही यूजुअली केसेस जाते हैं इस तरह के। देन आई रियलाइज़ कि तब अगर मैंने अभी एक पर्सन की हेल्प की है, तब मैं बहुत लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। और अब ऐसे बहुत सारी महिलाओं की मदद कर भी पाएंगी। Yes, ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है, या मैं कहूँ एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपने खुद ये चीज़ समझी और जानी कि आप किस तरह मदद कर सकती हैं, और आगे ना जाने कितनी महिलाओं की मदद कर सकती हैं। क्योंकि इस सर्वे में पाया गया है कि 72% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा किया, और आगे भी ऐसा करेंगी, हमारी अपेक्षा है आपसे। Yes. तो आप अपनी इस जर्नी का, इस करियर का, इस सक्सेस का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगी? मैम, सबसे पहले मेरी फैमिली को, मेरे मम्मी पापा एंड भाई को। उन्होंने मुझे कांस्टेंट सपोर्ट किया है। कभी कभी मैं खुद पे कॉन्फिडेंस या फेथ लूज़ कर जाती थी, बट ये उन्हीं का कॉन्फिडेंस था जो कि मैं जिनसे पॉजिटिव एनर्जी डिराइव करती थी कि मैं ये जर्नी कंटिन्यू कर पाई। सेकेंडली मेरे मेंटर्स, जिन्होंने मुझे वो पोटेंशियल देखा जो मैंने खुद में इनिशियली नहीं देखा था, एंड मेरे फ्रेंड्स भी, एंड लास्टली थोड़ा सा खुद को भी, और अपने यंगर सेल्फ को जिसने ये ड्रीम देखा जिसको कि मैं आज पूरा कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा ही सही, बट मैं खुद को भी इसमें श्रेय देना चाहूँगी, मेरे यंगर सेल्फ को स्पेशली। बिल्कुल, जहाँ से आपने ये सोचा और ये करने की जो है कोशिश, एक उस दिशा में आप लग गई कि हाँ मुझे ये करना है। तो फाइनली जैसे आप लॉ पढ़ते हैं, और आप बैरिक्स, आजकल बच्चे पढ़ने में बहुत दिक्कत करते हैं, जैसे कि हमारे सामने सवाल बहुत आता है कि बैरिक्स कैसे पढ़ें, कैसे समझें। तो इसको पढ़ने के लिए आपने क्या मतलब तरीका एक देखा, या क्या आपको लगता है ये बैरिक्स किस तरीके से पढ़े जाना चाहिए? एक लाइन में, 2 लाइन में बच्चों को बता सके कि बैरिक्स से डरे नहीं, क्योंकि वो डर रहे हैं। यस मैम, मैंने बेयर एक्ट को हमेशा एक कहानी की तरह पढ़ा है कि ये सेक्शन है, अच्छा उसके बाद ये हो रहा है, हाँ तो लॉजिकली तो यही होना चाहिए। तो मैं हमेशा बेयर एक्ट को एक कहानी की तरह पढ़ती हूँ, और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। ना कि रटने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा ठीक है ये प्रोविज़न है, ये सेक्शन नंबर है, ओके इसको इस तरह रटना है। नहीं, मैं कोशिश करती थी कि कैसे स्ट्रिंग ऑफ प्रोविजंस बनाए जाएँ ताकि उन्हें मैं आराम से याद कर सकूँ और समझ सकूँ। बिल्कुल। तो आप इसके लिए कोई थर्ड, जैसे कि ऑथर बुक्स होती हैं, इनको रेफर किया करती थी, या फिर उन्हीं को इंटरप्रेट करने की कोशिश खुद से करती थी? मैम, मैं दोनों चीज़ें करती थी। जहाँ मुझे लगता था कि मैं पहले कोशिश करती थी कि मैं खुद से समझूं, क्योंकि खुद से समझाई हुई और समझी हुई बात ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता था कि थोड़ी सी एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे मैं बुक्स ज़रूर रेफ़र करती थी। अच्छा, ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि इसका जो श्रेय है आप अपने पेरेंट्स को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, या आप अपने यंगर सेल्फ, जो आपने जहाँ से 13 साल की उम्र से ये एक सपना देखा, और एक नन्ही आंखों ने जो सपना देखा वो पूरा भी कर दिखाया। तो मैं ये कहूँगी कि मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर ऐसे उम्र में आके इंसान तो सपना छोड़ देता है जो वो बचपन में देखता है, क्योंकि बचपन में तो हमें खुद नहीं पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को बरकरार रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली मैं अपनी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी अंत में, जो बहुत सारे बच्चों का जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे मन में भी प्रश्न रहता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है,
टाइम मैनेजमेंट है, या आप ये कह लीजिए कि जो हमारा आजकल का एक दिनचर्या हो गया है, डिसिप्लिन हो गया है, वो बहुत ही अलग अलग एक वैरायटी ऑफ चीज़ों को लेके बन गया है कि हम ये भी करना है, ये भी करना है। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? मैम मेरे हिसाब से टाइम सबके पास इक्वल 24 आवर्स दिए हैं। इट्स जस्ट कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। लोग, मैंने भी पहले बहुत वेस्ट किया था, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं एक रूटीन बनाती हूँ खुद के लिए, भले ही मैं रात में पढूँ, भले ही मैं सुबह पढूँ, लेकिन अगर मैंने एक रूटीन फॉलो किया होता है तो वो मेरे बहुत हेल्पफुल रहता है टाइम मैनेजमेंट में। और सिर्फ पढ़ाई से एक ब्लॉक भी आ जाता है, तो मैं कोशिश करती कि थोड़ी सी एक्सटर्नल को करिकुलर एक्टिविटी कर सकूँ, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अगर मैं कर सकूँ। तो मैम सबसे पहले तो मैं कोशिश करती थी कि जब भी एग्जामिनेशन की डेट आती थी, मैं टाइम टेबल ज़रूर बनाती थी कि मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। इवन मैंने बहुत बार घंटे के हिसाब से भी टाइम टेबल बनाया है। इतने बजे उठना है, फिर 1 घंटे का ये ब्रेक रहेगा, 1 घंटे का ये काम रहेगा। तो उस तरह से मैंने मैम टाइम मैनेजमेंट किया था। ओके, मतलब आपने बेसिकली अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाया, जिसके सहारे आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। यस। बहुत अच्छी बात है। तो अब अंत में आपसे फाइनल एक सवाल, तो वो सवाल ये है रत्नप्रिया, कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब अंत में आप बच्चों को, या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आप ही की तरह किसी न किसी शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू देने के बाद भी उनके कुछ अंक रह जाते हैं जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं कर पाते, और अंत में अपने ऐसे एक हताशा महसूस होती है कि हम क्यों नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेकर एस्पिरेंट्स हर शहर में है। आप क्या संदेश देना चाहती हैं उनको कि उनका जो मनोबल है वो बना रहे, और जो वो मोटिवेटेड है उनका जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल बरकरार रहे, वो कहीं भी इस बात को लेकर निराश ना हो कि वो नहीं कर पाएंगे? ऐसी क्या चीज़ आप उनको बता पाएंगी अपनी जर्नी से, अपने इस लाइफ के इतने सालों के संघर्ष से, कि वो भी उस चीज़ को महसूस कर सकें और अपने आप में उतार सकें? यस मैम। मैम जैसा आपने बोला था कि बहुत बार इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं हो पाता है, मेरे साथ सेम हुआ था। मैंने बिहार का इंटरव्यू दिया और मेरा रिजल्ट में नाम नहीं था। मैं अब जब सोचती मुझे लगता है कि वो मेरा समय नहीं था और अब मेरा समय है। तो बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर एक पर्सन का आप समय को दोबारा बोलेंगे, क्योंकि Yes, मैं ma'am. चाहती हूँ कि सब इसको ध्यान से सुने। मैम यही था कि वो मेरा समय नहीं था, बट अब मेरा समय है। और हर एक पर्सन का समय ज़रूर आता है, बस ये है कि कुछ का थोड़ी जल्दी आ जाता है, कुछ का बाद में आता है। लेकिन हमें सिर्फ समय के भरोसे भी नहीं रहना है कि जब समय आएगा तो हम बन ही जाएंगे। तैयारी ऐसी करनी है कि जब वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आए तो हम उसे पूरी तरह से सीज़ कर सकें। तो यहाँ पे हार्ड वर्क और आपका जो वक्त है वो दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। चलता है। बिल्कुल मैम। भाई, तो बहुत ही अच्छी बात कही रत्नप्रिया जी ने कि सबका समय एक जैसा नहीं होता, और जब नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है हम ये कहें कि वो हमारे लिए अच्छा समय नहीं था। तो समय सबका आता है, अच्छा समय सबका आएगा, और अच्छा समय चल रहा है। ज़िंदगी, जैसा आपका कहने का मतलब था और अभिप्राय था, कि ज़िंदगी जिस भी रास्ते और मोड़ से आपको ले जा रही है वो आपको वहीं पहुंचा रही है जहां आपका पहुंचना लिखा है। एम आई करेक्ट? यस मैम। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके रत्नप्रिया जी, और मुझे पूरी आशा है कि जितने भी व्यूअर्स और लोग हमें देख रहे हैं वो ज़रूर आपके इस जर्नी, आपके संघर्ष, और आपके जो इस इतने सारे जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब जो 13 साल से आपने इस सपने को देखा और आज अपने इसको अंत में फाइनली उस मुकाम पर आप पहुंच गई है, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी है उससे आप लगे रहिए, क्योंकि अगले इंसान आप ही हैं। धन्यवाद।